हेलो स्टूडेंट, जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। पिछले तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में और कंप्लीट मेंडलीज के बारे में। मेंडल कहाँ पैदा हुए थे, क्या किया, कितने दिन लग गए उनके एक्सपेरिमेंट में, कौन 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 से साइंटिस्ट उनके डिस्कवरी को दोबारा डिस्कवर किए, वो चीज़ बताया। उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया। आज हम उसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन के बारे में बताने वाले हैं। पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस लास्ट में बताया था, चलिए एक बार फिर बता देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले मेंडल को जो एक्सपेरिमेंट था उसमें 3 टेक्निक का इस्तेमाल किया था। पहले नंबर प्योर लाइन ऑब्टेन करना, मतलब ट्रू ब्रीडिंग लाइन। सबसे पहले मेंडल ने बताया था कि प्योर लाइन ऑब्टेन करना। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स। तीसरे नंबर पे इमैस्कुलेशन और चौथे नंबर पे बैगिंग। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था। प्योर लाइन कैसे ऑब्टेन करते थे? कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन द्वारा हम प्योर लाइन को ऑब्टेन करते। उसके बाद उस प्योर लाइन ऑब्टेन करने के बाद पेरेंट्स को हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉसिंग कराते हैं। क्रॉसिंग कराने के बाद उसका इमैस्कुलेशन करते। अगर कोई फ्लावर है, प्लांट है, प्लांट के अंदर एक ओव्यूल है, ओव्यूल में एक एंथर है, कोई फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है और उसी में एंथर है और इसका ओव्यूल है, तो रिमूवल ऑफ एंथर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर को करना, उसे इमैस्कुलेशन करते हैं और इसके बाद उसका बैगिंग कर देते हैं, जिससे अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन आके उसको फर्टिलाइज ना कर पाए। ठीक, ये करते हैं। उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था कि सबसे पहले प्योर टाल और प्योर डार्फ के बीच में इसमें बनेगा गेमिट, फिर इसका होगा क्रॉसिंग, बनेगा ऑल टाल प्लांट, ये एपेंड जनरेशन, फिर इसका कराएंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग पता है, उसी को फिर दोबारा हम करते। गैमेट बनेगा टी कैपिटल टी, टी कैपिटल टी। तो 3:1 की रेशियो बनेगा फिनोटाइपिक रेशियो और 1:1 बनेगा जीनोटाइपिक रेशियो। 3 टाल एक डॉर्फ, एक फिनोटाइपिक रेशियो होगा जीनोटाइपिक रेशियो, ऐसे बताया था। ठीक, अब उसी कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे। कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और कंक्लूजन बता के उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे न्यूमेरिकल करा के लेक्चर को एंड करेंगे। तो कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है? मेंडल proposed 3 postulate। मेंडल ने 3 पॉस्टुलेट को प्रपोज किया। इन तीनों पॉस्टुलेट को मिला के 2 लॉ में कन्वर्ट किया, कन्वर्टेड इन 2 लॉ। तो सबसे पहले वो देखने की 3 पॉस्टुलेट क्या थे। सबसे पहला जो पॉस्टुलेट था, पॉस्टुलेट नंबर फर्स्ट, पॉस्टुलेट सेकेंड, तीसरे पॉस्टुलेट थर्ड। सबसे पहला पॉस्टुलेट था पॉस्टुलेट ऑफ पेयर फैक्टर। मतलब उन्होंने अपने कंक्लूजन को पॉस्टुलेट में रखा था। ये कंक्लूजन को अलग अलग बताया था। तो पहले में उन्होंने बताया था पॉस्टुलेट ऑफ पेयर फैक्टर, दूसरे बार में पॉस्टुलेट में बताया था पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, और तीसरे वाले पॉस्टुलेट में बताया था पॉस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन।
ठीक। तो पॉस्टुलेट ऑफ पेयर फैक्टर, पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, पॉस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन, 3 पॉस्टुलेट को प्रपोज किया था, उसको फिर कन्वर्ट किया गया 2 लॉ में। तो पहले और दूसरे पॉस्टुलेट को मिला के फर्स्ट लॉ बनाया गया, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब तीसरे वाले पॉस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन को बनाया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे प्योरिटी ऑफ गैमेट से भी जाना जाता है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब इसके बाद हम लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। उसके पहले आप देखिए, सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में कंप्लीटली। मोनोहाइब्रिड जो पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में बताया था, उसे निकला था फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1। उसके बाद उनका कंक्लूजन निकाला गया। इन्होंने पूरे नियम को पॉस्टुलेट में रखा था। 3 पॉस्टुलेट बनाए थे, जिसका पेयर फैक्टर पहला पॉस्टुलेट था, दूसरा पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, तीसरा था पॉस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। ऊपर के 2 जो पॉस्टुलेट थे, पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस या पॉस्टुलेट ऑफ पेयर फैक्टर, को मिला के एक लॉ बनाया गया, जो फर्स्ट लॉ बना लॉ ऑफ डोमिनेंस, और थर्ड वाले से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट। अब इसी लॉ को पढ़ना है। लॉ को पढ़ने के बाद इसका एक्सेप्शन पढ़ेंगे। इसके एक्सेप्शन के पढ़ने के बाद मोनोहाइब्रिड पे क्वेश्चन लगाएंगे। नोट करिए। चलें, तो 3 पॉस्टुलेट में कन्वर्ट किया, पॉस्टुलेट ऑफ पेयर फैक्टर, पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस, पॉस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। तो सबसे पहला लॉ जो पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, हिंदी में कहते हैं प्रभाविता का नियम। सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, पॉइंट में सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। कैरेक्टर इज controlled by a unit factor। कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर। उसके बाद बताया फैक्टर ऑलवेज अकर्स इन पेयर। पहले नंबर बताया कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर, और फैक्टर अकर्स इन पेयर, ऑलवेज फैक्टर अकर्स इन पेयर। जैसे हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल टी टॉल को देता है, और स्मॉल टी डॉर्फ। तो एक फैक्टर ये डोमिनेंट होता है, ये भी उसके साथ रहना जरूरी। तो फैक्टर अकर्स इन पेयर में तीसरे नंबर पे इन ए dissimilar pair of factors someone dominant other and other is recessive। इसका क्या मतलब, someone is dominant, other is recessive। जैसे कहाँ बताए, यहाँ बताया, जैसे मोनोहाइब्रिड क्लास में हमने बताया था कि प्योर
टॉल को प्योर डॉर्फ से जब हम क्रॉस कराते हैं, ये है उनका जीनोटाइप। इसमें पहले गेमिड बनेगा, कैपिटल टी आएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्रॉस करा देगा। तो ये जो बना पहला वाला F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में ऑल टॉल मिले, और ये हेट्रो जाएगा में ऑल टॉल मिले फर्स्ट जनरेशन। तो जिसमें को कैपिटल टी वाला है, यही हमें कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल करेगा, यही डोमिनेंट होगा। तो फर्स्ट तो कह रहा है इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर है मतलब हेट्रो जाएगा सर, हेट्रो जाएगा इन ए डिसिमिलर ऑफ फैक्टर सम वन डोमिनेंट, तो एक वाला डोमिनेंट फैक्टर एंड अदर इज रिसेसिव, जो स्मॉल टी वाला है अदर इज रिसेसिव फैक्टर। जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो एक्सप्रेस इटसेल्फ, वो अपने आप एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस इटसेल्फ, और रिसेसिव फैक्टर वाला डू नॉट एक्सप्रेस, डू नॉट एक्सप्रेस, देख तो नहीं रहा होगा इतना, डू नॉट एक्सप्रेस। डू नॉट एक्सप्रेस इतना देखिए, मतलब तीन चीजें हमें बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर। जो कैरेक्टर किस चीज से कंट्रोल होते हैं, कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर ए यूनिट फैक्टर, कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए यूनिट फैक्टर। कोई भी कैरेक्टर एक फैक्टर द्वारा रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है, पहला बताया गया। दूसरे नंबर बताया गया कि वो फैक्टर प्रेजेंट होता है पेयर्स के रूप में, कैपिटल टी कैपिटल, भले ही इसमें एक ही रिस्पॉन्सिबल होगा लेकिन वो पेयर्स में प्रेजेंट होगा। तीसरे नंबर में अगर इन डिसिमिलर या हेट्रोजाइगस पेयर के अंदर देखेंगे तो एक डोमिनेंट फैक्टर होगा, एक रिसेसिव फैक्टर होगा। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जैसे करके दिखाया। और जो डोमिनेंट फैक्टर होगा वो एक्सप्रेस इटसेल्फ होगा, स्वयं एक्सप्रेस हो जाएगा, रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं होगा। अब इसके बाद इसका एक्सेप्शन देखेंगे, मिटाया। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, सबसे पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो नाम से भी जान जाइए, एक एग्जांपल से भी लेकर समझा देते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है, जो कैपिटल वाला होता है डोमिनेंट होता है, और जो रेड कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मॉल वाला वाइट कलर देने में रिस्पॉन्सिबल। जब इस दोनों में हम क्रॉस कराएं, इससे एक बनेगा कैपिटल आर गैमेट, एक बनेगा स्मॉल आर गैमेट। अब दोनों को जब क्रॉस कराएं तो यहाँ यार कैपिटल आर स्मॉल आर, ये है F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। मेंडल के अनुसार तो यहाँ पे बनना चाहिए रेड, क्योंकि आर वाला है डोमिनेंट, ये तो रिसेसिव, तो एक्सप्रेस होगा नहीं, ये कैपिटल आर वाला एक्सप्रेस होकर रेड बनाना चाहिए, जबकि यहाँ बनता है पिंक, इसलिए यहाँ मेंडल का लॉ फेल हो जाता है। दूसरे नंबर पे को डोमिनेंस, मान लीजिए ए है दो जीन A1 A2, A1 पेरेंट की जीनोटाइप है, और ये है A2 इसमें हमें गैमेट बनाया तो कोई एक आ जाएगा A1, इसके अंदर गैमेट बनाया के बन जाएगा A2, तीन दोनों के बीच क्रॉस कराया तो बना A1 और A2, जिसमें अंदर A1 डोमिनेंट है, A2 वाला रिसेसिव। F1 जनरेशन आया,
तो इसमें अगर अब मेंडल के अनुसार देखा जाए तो A1 वाला डोमिनेंट होता है, तो वही आगे जाके फर्स्ट फीलियल जनरेशन में वही एक्सप्रेस होगा, वही कैरेक्टर कुछ होगा, जबकि को डोमिनेंस के अंदर A1 भी एक्सप्रेस होता है, A2 भी एक्सप्रेस। इतना आगे बहुत होगा, आगे क्योंकि इसको कंप्लीटली समझे देख लीजिए। ठीक बेटा, तुमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, जिसके अंदर 2 एक्सेप्शन पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। अब देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा लॉ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। चलिए देखते हैं ए लॉ क्या कहता है। ए लॉ में when two dissimilar factor present in organism, then ये लॉ क्या कह रहा है, when two dissimilar factor present in organism, then dissimilar हम कैपिटल टी स्मॉल टी मान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, फैक्टर नेवर शो एनी ब्लेंडिंग when two dissimilar factor present in organism, then factor never show any blending। blending मतलब होता है मिक्सिंग। ओके, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, दूसरे नंबर का जो पॉइंट है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन both factor are randomly separate, both factors are randomly separate during gamete formation, both factor are randomly separate। जैसे और ये gametes are always pure, और gametes are always pure। जैसे एक इम्प्योर प्लांट लेते हैं, इम्प्योर टॉल प्लांट बन दिया है, when two dissimilar factor, तो इम्प्योर टॉल के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके अंदर अगर हम गेमेट का फॉर्मेशन करें, गेमेट फॉर्मेशन, तो किसी गेमेट फॉर्मेशन में एक ही ले जाएगा हमेशा, एक में गया कैपिटल टी, तो इसमें कोई मिक्सिंग नहीं दिख रहा, अकेले है, सिंगल है, तो हमेशा प्योर ही होगा। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन बोथ फैक्टर आर रैंडमली सेपरेट बट गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। ऑर्गेनिज्म में इम्प्योरिटी हो सकती है, देखिए इम्प्योर टॉलिंग, लेकिन उसके गैमेट्स ऑलवेज प्योर होंगे। देखिए under normal condition this law is universally applicable। under normal condition this law is universally
एप्लीकेबल, लेकिन कुछ जगह इसका एक्सेप्शन है, छोटा सा एक्सेप्शन अभी बता देते जरा देखिए। रात के बज रहे हैं 12। देखिए, नोट करिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट अंडर नॉर्मल कंडीशन, दिस लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, लेकिन कुछ जगह इसका एक्सेप्शन, रेयर एक्सेप्शन है। दैट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन, जैसे ये कोई सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, ये कोई सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम है। नॉर्मल क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज होते हैं मेटाफेज फर्स्ट में, और एनाफेज में इन लोगों का सेपरेशन होता है, जिसे सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन कहते हैं। एनाफेज फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में इनका सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, जिसे डिसजंक्शन कहते हैं। इन नॉर्मल कंडीशन होता है डिसजंक्शन, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो एक दो सेल तो एक में चला जाता है, ये वाला चला जाता है, ये वाला, ठीक। लेकिन रेयरली कोई दिक्कत हो जाए तो रेयरली हो जाता है नॉन डिसजंक्शन। जो हो रहा था वही नहीं होगा। एक अलग अलग में जा रहा था, जीन को भी दर्शा दें, कैपिटल भी इसका स्मॉल, जिससे होमोलॉगस क्रोमोसोम लगी। होमोलॉगस क्रोमोसोम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है, आइडेंटिकल से तो एक में दोनों चले जाए, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम, और एक में कुछ नहीं, इससे मतलब ऑर्गेनॉर्मेलिटी शो करने लगता है, ठीक। मतलब जाना तो ये था दोनों सेल में दोनों क्रोमोसोम, लेकिन किसी एक सेल में ही चला जाता है। और ऐसा देखा जाता है, एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम के अंदर। 21वें नंबर क्रोमोसोम में नॉन डिसजंक्शन हो जाने के कारण एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है, इसे ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। इसी के कारण होता है। हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट। पहले नंबर में हमने बताया कि जो व्हेन टू डिसिमिलर फैक्टर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म देन फैक्टर नेवर शो एनी ब्लेंडिंग, मतलब कोई मिक्सिंग नहीं शो करते हैं। और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स आर रैंडमली सेपरेट होने के बाद दोनों गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, क्योंकि ऑर्गेनिज्म इम्प्योर हो सकता है, कैपिटल डी दोनों इम्प्योरिटी है, इम्प्योर टाल है, लेकिन जब उसका गैमेट बनेगा तो एलील एक ही एलील उसमें जाएगा गैमेट्स बन के, तो वो एकदम प्योर रहेगा। लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशन दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, लेकिन कुछ जगह इसका एक्सेप्शन है, जैसे नॉन डिसजंक्शन। नॉर्मल डिसजंक्शन देखा जाए तो सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हो जाता है, उसे डिसजंक्शन कहते हैं, अगर कोई सेल में चला जाता है। लेकिन जब नॉन डिसजंक्शन हो जाता है तो ये दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम या दोनों क्रोमोसोम एक ही सेल के अंदर जाता है, एक के अंदर कुछ नहीं जाता, उसे कहते हैं हम नॉन डिसजंक्शन। ये एबनॉर्मलिटी होता है, इससे बहुत सारे सिंड्रोम दिखाई देते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्राइडो-चैट सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम।
तो इस प्रकार दोनों लॉ हमने बता दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन बताए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के जनरली यूनिवर्सली एप्लीकेबल, लेकिन रियली एक्सेप्शन है, जैसे नॉन डिजंक्शन। अब जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसके F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आया था, जो फिनोटाइपिक रेशियो था। तो पूछा जाता है इन F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है, जो कि आता है 3:1, 3 टॉल 1 डॉर्फ, ये किस कारण आता है? ड्यू टू। तो इसका दो रीजन है। तो पहला रीजन डोमिनेंस के कारण। क्यों? अगर डोमिनेंस नहीं होता तो कैपिटल टी वाला फैक्टर डॉल कैसे लाता? तो डोमिनेंस। दूसरा सेग्रीगेशन। अरे सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, जब जीन का सेपरेशन ही नहीं होता तो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जाके डॉर्फ को कैसे फॉर्मेशन करता? तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 टॉल और डॉर्फ लाने के लिए डोमिनेंस और सेग्रीगेशन दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि अगर पूछा जाए डॉर्फ के लिए, इन F2 जनरेशन, वही सेम प्रॉब्लम है, इन F2 जनरेशन में डॉर्फ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो वो डोमिनेंस को नहीं बताएगा, ओनली सेग्रीगेशन, ओनली सेग्रीगेशन। कैसे? सेग्रीगेट होके टू ये ना था, तो ये जो डॉर्फ के लिए सेग्रीगेशन है रिस्पॉन्सिबल होता है। सेग्रीगेट होके दो क्रोमोसोम अलग होके अलग अलग जाके कैपिटल डी स्मॉल डी बनाए थे। अब इसके बाद मोनो हाइब्रिड के क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, देख लीजिए इतना। उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, 5-6 सवाल हैं। क्वेश्चन है एन इम्प्योर tall pea plant is crossed with dwarf plant. Impure tall pea का plant है, impure tall plant is crossed with dwarf plant. This cross produce 200 offspring. How many of them have pure tall and dwarf plant respectively? तो सबसे पहले कह रहा है कि impure tall plant का क्रॉस कराएंगे डॉर्फ प्लांट। इम्प्योर टाल मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, कैपिटल टी तो प्योर हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। ठीक, इम्प्योर टाल और डॉर्फ के लिए तो हमेशा यही है। इसका अगर क्रॉस कराएं तो 200 ऑप्शन। तो सबसे पहले क्रॉस करा के देखते हैं। यहाँ से गेमिट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, और यहाँ से सिंगल हो जाएगा स्मॉल टी। दोनों क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है ऑफ स्प्रिंग F1 जनरेशन, ऑफ स्प्रिंग बना। तो पूछ रहा है हैव प्योर टॉल एंड डॉर्फ प्लांट। प्योर टॉल तो कोई नहीं बना, ये टॉल तो है लेकिन इम्प्योर है। क्यों? उसके अंदर एक रिसेसिव एलील भी है, इम्प्योर टॉल, लेकिन ये तो डॉर्फ बना। तो प्योर टॉल अगर बताया जाए तो 0, और डॉर्फ एक बना है, कितने में से? 2 में से। अभी पूछा है
प्लान पूछा 200 ऑफ स्प्रिंग दिए हैं, तो दो में से एक ड्वार्फ बना है, टोटल कितने हैं 200 ऑफ स्प्रिंग, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, 100 ड्वार्फ बने हैं, 0 प्योर टॉल, आंसर डी। अगर परसेंटेज पूछे तो 100 से, परसेंटेज को पूछेगा नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन लाते हैं, इधर देखिए समझिए कैसे कैसे किया। सबसे पहले जो बताया उसको लिख लिया, इम्प्योर टाल प्लांट के क्लास के ड्वार्फ प्लांट को लिख लिया। इम्प्योर टाल में हेट्रो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। फिर उसमें गैमेट का फॉर्मेशन किया, गैमेट यहाँ 2 टाइप्स का बनेगा, हेट्रो जाएगा सर नहीं समझ में आ रहा तो फॉर क्लाइन मेथड का इस बार हेट्रो जाएगा सो तो एक टी एक कैपिटल टी वही कर लिया। यहाँ होमो जाएगा सो तो 1 टाइप का बनेगा, बना लिया। क्रॉस कराया, फन जनरेशन में टॉल बना जो कि इम्प्योर था, डॉर्फ बना जो कैपिटल टी स्मॉल टी था। पूछा प्योर टाल तो कोई प्योर नहीं बना तो 0। डॉर्फ में देखा तो प्रोबेबिलिटी पहले देखा तो 1 बना, कितने हैं टोटल 2, तो 1/2 और टोटल ऑफ स्प्रिंग है 200, 100। आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी जीनोटाइप ऑफ पेरेंटल गार्डन प्लांट। जीनोटाइप पूछ रहा है पेरेंट्स का। इफ दे हैव प्रोड्यूस 44 टॉल एंड 15 ड्वार्फ प्लांट, बता रहा है कि 44 टॉल एंड 15 ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस हो, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो अप्रॉक्सीमेटली 15 या 45 3:1 का रेशियो आना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 3:1 का रेशियो आता है फेनोटाइपिक रेशियो में। फेनोटाइपिक रेशियो आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, क्रॉस करा के देखते हैं, इसमें 3:1 का रेशियो आ रहा है। इसका अगर क्रॉस कराएंगे तो इसके अंदर एक पेमेंट बनेगा कैपिटल टी, इसके अंदर भी कैपिटल टी, दोनों के बीच अगर क्रॉस होगा तो कैपिटल टी बनेगा। सिर्फ टॉल आ रहा है, डॉर्फ तो आने का तो कोई देखने मतलब नहीं। दूसरे में अगर देखते हैं तो 2 टाइप के गेमेट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी 2 टाइप के कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस कराया तो कैपिटल टी 3 टॉल 1 डॉर्फ है ना, ये तीनों टॉल बनाएंगे और 1 डॉर्फ बनाएगा। इस प्रकार इसमें मिला 3 टॉल 1 डॉर्फ। और सब में चेक कर लेते हैं कि यह मेथड सही है कि नहीं। इसमें देखेंगे तो इसमें एक टाइप का गेमेट, इसमें भी एक टाइप का गेमेट, तो टॉल से टॉल बना रहा है, हमें टॉल और डॉर्फ चाहिए, वो भी रेशियो 3:1 में। इसमें देखें तो 2 टाइप्स ऑफ गेमेट बनेंगे, इसमें 1 टाइप का गेमेट, क्रॉस करें कैपिटल टी टॉल एंड डॉर्फ बना तो, लेकिन टॉल बना 1 और डॉर्फ बना तो 1:1 का रेशियो, तो आंसर इज बी। अब एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं बढ़िया। सवाल देखिए, इन गार्डन टू प्लांट ए प्योर वायलेट फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विद वाइट फ्लावर। तुमने बताया था फिर फ्लावर कलर के बारे में, तो उसमें वायलेट को डोमिनेंट बताया था और वाइट को रिसेसिव बताया था, इतना तो पता है ना। जब 7 कैरेक्टर के बता रहे थे 14 ट्रेट के बारे में, तो हमने वायलेट को डोमिनेंट और वाइट को रिसेसिव। इन अप टू जनरेशन 1000 ऑफ स्प्रिंग आर ऑब्टेन, तो हाउ मेनी देम आर। तो पहले निकालना प्योर फ्लावर प्लांट कितना, इम्प्योर वायलेट फ्लावर और वाइट फ्लावर। तो जैसे जैसे कह रहा है उसी से करते हैं। तो प्योर वायलेट फ्लावर वाला डोमिनेंट होता है जिसमें जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कह रहे थे, क्रॉस्ड विद वाइट फ्लावर। मोनोहाइब्रिड पैटर्न में सब जाएगा, मोनोहाइब्रिड का है भी। प्योर वायलेट को हम कैपिटल डब्ल्यू लिख सकते हैं, वाइट फ्लावर को स्मॉल डब्ल्यू।
ठीक। गेमेट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ एक कैपिटल डब्लू आएगा, यहाँ एक स्मॉल डब्लू, दोनों का क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू इन ये होगा F1 जनरेशन। ये डोमिनेंट है तो प्योर वायलेट वाला बनेगा, प्योर कह रहे हैं वायलेट फ्लावर बनेगा, प्योर कहाँ वायलेट फ्लावर। अब इसका कराएंगे सेल्फिंग, सेल्फिंग में इसी से हम क्रॉस कराते हैं। ठीक, अब देखिए हेट्रो जाएगा सर, टू टाइप्स ऑफ गेमेट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल डब्लू, एक बनेगा स्मॉल डब्लू। ऐसे उधर वाला है तो दो टाइप के गेमेट बनाएगा, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल डब्लू कैपिटल डब्लू कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू। तो ये तीनों बनेंगे वायलेट, अकेला ये बनेगा व्हाइट। अब सवाल हम देखते हैं क्या पूछा है। प्योर फ्लावर प्लांट, प्योर वही होता है जो होमोजाइगस होता है, जिसमें अंदर कोई रिसेसिव एलील ना हो। ऐसा नहीं है, कोई रिसेसिव एलील वाला नहीं, गलत है। जो होमोजाइगस वाला होता है वो प्योर होता है। तो इसमें देखो होमोजाइगस कितने हैं, एक कैपिटल डब्लू वाला एक प्योर है, एक स्मॉल डब्लू वाला ये भी तो प्योर है। इसके अंदर कौन सा, ये वाले दोनों ही प्योर हैं। तो टोटल है 4, जिसमें प्योर आ रहे हैं 2, तो 2/4। ये तो प्रोबेबिलिटी हुई, जबकि 1000 ऑफ स्प्रिंग है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 500, तो प्योर फ्लावर प्लांट 500। दूसरे नंबर इम्प्योर वायलेट फ्लावर, इम्प्योर ये तो वायलेट तो है, तो कैपिटल डब्लू कैपिटल, लेकिन प्योर वायलेट है क्योंकि उसके अंदर होमोजाइगस। ये जो दो हैं कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू, ये इम्प्योर वायलेट फ्लावर। कितने हैं, 2, टोटल कितने हैं, 4, 4 में से 2, तो टोटल 4 में से 2 और टोटल है 1000, ये भी आया 500। व्हाइट फ्लावर एक, तो कितने में से, 4 में से, तो 1/4, टोटल ऑफ स्पिनिंग है 1000, 250 ऑफ स्प्रिंग वाइट फ्लावर के 500 इम्प्योर वायलेट फ्लावर और प्योर फ्लावर प्लांट में 500। पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसके अंदर से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। और टाइम है इसके बाद कराना, हाँ है टाइम। क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बीइंग एल्बिनिज्म is an autosomal recessive disease. The first child of normal parent is albinic. What will be the probability of their second child to be albinic? कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। अगर एक नॉर्मल पेरेंट है जिसका फर्स्ट चाइल्ड एल्बिनिक है तो उसका सेकंड चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए कि एल्बिनिक होने का प्रोबेबिलिटी चांस बताइए। तो सबसे पहले एक डिजीज देख लेते हैं, ये याद करने वाली भी चीज होती है। सवाल में दे दिया तो एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। एल्बिनिज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, अगर ऑटोसोमल है तो मतलब सेक्स लिंक्स नहीं है, XY से नहीं है, तो हम ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम को जीन कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल ए वाले को हम डोमिनेंट मान लेते हैं और स्मॉल ए वाले रिसेसिव।
ठीक। तो रिसेसिव डिजीज है, मतलब जो रिसेसिव जीन रखने वाला होगा आर्गेनियम, उसी के अंदर डिजीज होगा, तो ये होगा डिजीज कंडीशन। जबकि कैपिटल ए डोमिनेंट वाला नॉर्मल होगा। आइए फिनो जीनोटाइप को एक एक करके देखते। अगर किसी ह्यूमन के अंदर कैपिटल वाला ये है, क्योंकि बेसिकली यही आएगा पूरे क्रॉस में, कैपिटल वाला कैपिटल, स्मॉल वाला स्मॉल, ये इसमें आ रहा है तो ह्यूमन नॉर्मल है। ये आ रहा है नॉर्मल है, कैपिटल स्मॉल आ रहा है नॉर्मल, बट कैरियर इस डिजीज का उसके अंदर कैरियर, अगर स्मॉल है तो अफेक्टेड मतलब एल्बिनिक है, इसके अंदर ये डिजीज है। अब क्रॉस करके देखते हैं। द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ नॉर्मल पेरेंट्स, मान लो मेल है, पेरेंट्स हैं, फर्स्ट चाइल्ड ऑफ नॉर्मल पेरेंट इज एल्बिनिक। एल्बिनिक होने के लिए भी हमने बताया कैपिटल स्मॉल होना जरूरी है, तो यहाँ इसके चाइल्ड को स्मॉल बना लेते हैं। ये है एल्बिनिक कंडीशन। तभी अब देखो इसके नॉर्मल पेरेंट्स हैं, तो इसके नॉर्मल पेरेंट्स के जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। कैपिटल ए भी दर्शा सकते हैं, कैपिटल स्मॉल भी दर्शा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? एक क्लू दिया है कि जो फर्स्ट चाइल्ड है वो एल्बिनिक है, स्मॉल है, तो एक स्मॉल है मदर से आया होगा और एक स्मॉल है फादर से आया होगा। एक मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा, तो इसके फादर मदर में रहा होगा। अगर इसमें देखें तो कोई स्मॉल वाला नहीं है, इसमें भी स्मॉल, तो ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। तो मेल का जो फादर का जो जीनोटाइप है ये होगा कैपिटल स्मॉल है, और मदर का जो होगा कैपिटल ई स्मॉल है। ठीक, इनका क्रॉस हुआ होगा और ये आया होगा। तो पूछ रहा था देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सेकंड चाइल्ड वुड बी, देयर सेकंड चाइल्ड विल बी, इनका सेकंड चाइल्ड कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक, तो इनका क्रॉस करा दीजिए। क्रॉस अगर कराएंगे तो इसके अंदर गेमिंग बनाएंगे तो दो टाइप का बनेगा, हेटेरो जाएगा। ठीक, ये भी हट हो जाएगा सर। क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आएगा, कैपिटल स्मॉल और स्मॉल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दियर सेकंड चाइल्ड विल बी एल्बिनिक, तो एल्बिनिक के लिए सिर्फ यही एक कंडीशन है, कैप स्मॉल है। कितना है? एक ही बार आ रहा है और टोटल बन रहे हैं 4, तो 4 में से 1 1/4 परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 100, 25 चौके 100, 25%। अब परसेंटेज पूछा नहीं तो 1/4, यही हो जाएगा आंसर। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए एल्बिनिक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं देता, तब भी आपको समझना पड़ता है, लेकिन दिया है सवाल में। दूसरे नंबर पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एज ए जीनोटाइप। तो ए वाला डोमिनेंट है जो कि नॉर्मल होगा, रिसेसिव कह रहा है तो रिसेसिव वाला डिजीज होगा। अगर 3 प्रकार के जीनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे क्लास में, कैपिटल वाला नॉर्मल होगा, कैपिटल स्मॉल वाला नॉर्मल होगा बट कैरियर होगा, क्योंकि उसके बाद स्मॉल ए वाला जीन है। स्मॉल वाला अफेक्टेड होगा, वही एल्बिनिक होगा। जब हमने क्लास करा के देखा तो हमें रिजल्ट आया जो आंसर 1/4 प्रोबेबिलिटी। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ह्यूमन बीइंग मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। चलिए एक नॉलेज, इन ह्यूमन बीइंग मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। आगे कह रहा है ए नॉर्मल मेल मैरी विद ए अफेक्टेड फीमेल whose father is also normal, तो what will be the probability of their child to be homozygous normal?
होमोजाइगस नॉर्मल वाले चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले एक नॉलेज के बारे में, मायोटो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, रिसेसिव पढ़ा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। डोमिनेंट डिजीज है, तो इसके पहले जीनोटाइप को कैसे रिप्रेजेंट करना वो देख लेते हैं। तो 3 टाइप के जीनोटाइप आपको देखने मिलेंगे, कैपिटल 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 स्मॉल। इसमें एकदम रिसेसिव वाले से एकदम उलट है। डोमिनेंट डिजीज है, तो इसमें भी दोनों डोमिनेंट है, तो डिजीज को क्या लिख देती है, अफेक्टेड। मतलब इसके अंदर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, इसमें भी एक डोमिनेंट है, तो यही एक्सप्रेस होगा और डिजीज काज करेगा, तो ये भी अफेक्टेड है। और इसमें दोनों रिसेसिव, कोई डोमिनेंट नहीं है, तो ये नॉर्मल होगा। जबकि ऑटोसोमल जब रिसेसिव पढ़ते हैं तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल ए, तो उसमें ए नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल बट कैरियर, क्योंकि इसके अंदर एक स्मॉल, जबकि ए वाला डिजीज होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले कैपिटल वाला अफेक्टेड होता है, कैपिटल स्मॉल वाला भी अफेक्टेड होता है, नॉर्मल स्मॉल वाला होता है। जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव वाले कैपिटल वाला नॉर्मल होता है, कैपिटल स्मॉल वाला नॉर्मल होता है लेकिन कैरियर होता है, क्योंकि रिसेसिव वाला एक एलील है और दूसरा वाला स्मॉल वाला डिजीज होता है। जबकि हमें डोमिनेंट वाला क्वेश्चन पूछा है, तो देखते हैं। तो एक नॉलेज की बात हो गई, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। जीनोटाइप को कैसे रिप्रेजेंट करना है देखिए, अब सवाल को पढ़ते हैं। ह्यूमन भी मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज, समझ लिया। ये नॉर्मल मेल, अब नॉर्मल मेल है तो उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नॉर्मल को हम ऐसे, ये तो जो अफेक्टेड हो तो कह रहे हैं नॉर्मल मेल। चलो ये खत्म हो। मैरी विद अफेक्टेड फीमेल, फीमेल है जो अफेक्टेड है। अब देखो, अफेक्टेड को हम 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल स्मॉल। अब इन दोनों में से हम किसे सेलेक्ट करें, इसके लिए आगे सवाल पढ़ेंगे तो क्लू होगा। क्लू, ए नॉर्मल मेल इज मैरी विद अफेक्टेड फीमेल, दिखा दिया। हुज फादर इज आल्सो नॉर्मल, इसके फादर जो है वो नॉर्मल, मतलब इनके अंदर कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल वाला जीन होगा, तभी तो वो नॉर्मल है। कुछ फादर इज आल्सो नॉर्मल, तो यही है नॉर्मल वर्ग दर्शाने के लिए। अब देखिए, ये कैपिटल इसके अंदर कोई स्मॉल ए नहीं है, जबकि फादर स्मॉल है, तो इसके अंदर एक फादर से आया होगा, एक मदर से आया होगा। अब तो नॉर्मल फादर है, तो कोई एक आया होगा कैपिटल स्मॉल ए वाला, तो स्मॉल ए रहना चाहिए, जबकि इसमें नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे। इसका मतलब यही आया होगा, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा, देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सेकेंड चाइल्ड टू होमोजाइगस नॉर्मल, क्रॉस करा लेते हैं। इसके अंदर गैमेट बनाएंगे तो स्मॉल ही बनेगा, जबकि इसके अंदर देखेंगे तो 2 टाइप्स के बन जाएंगे। देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू होमोजाइगस नॉर्मल, ये है होमोजाइगस का, यही होगा नॉर्मल। ये है, इसमें अंदर एक डोमिनेंट है, तो ये होगा अफेक्टेड। जबकि होमोजाइगस नॉर्मल वाले की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो एक है, टोटल में 2, टोटल 2 आ रहे हैं जीनोटाइप, उसमें एक है नॉर्मल वाला, तो 1/2 परसेंटेज निकालो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 50% आ जाएगा। वो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी पूछा है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसके पूरे क्वेश्चन हो गए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगले
लेक्चर में पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ओके, थैंक यू।